नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट एनक्लेव और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। बात की जाए फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है नेचर के, और हम सब जानते हैं कि एक बॉडी में लंग्स का यानी कि फेफड़ों का क्या काम होता है। अगर लंग्स नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, हम ब्रीथ नहीं कर सकते और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो उसी तरीके से जितनी तेज़ी से हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं तो अल्टीमेटली जो नेचर है वो मरने की कतार पे है। अभी हाल ही में एक ऑर्डर जो निकला है रायका, जो हमारे एकमात्र जंगल बचे हैं जम्मू में, उनको ख़त्म करने का और वहाँ पर कोर्ट को शिफ्ट करने का। किस हद तक ये फैसला सही है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, इस पे बातचीत करने के लिए इस टाइम हमारे साथ मौजूद है सीएम सेठ जी। मैं सीएम सेठ जी के बारे में, वैसे तो बहुत वेल नोन फेस है ये, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इनके बारे में देना चाहूँगी। सीएम सेठ जी एक्स फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर रहे हैं, फॉर्मर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट चेयरमैन रहे हैं WWF नेचर इंडिया के। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है और इनका क्या कहना है इसके ऊपर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले रायका के बारे में जानना चाहूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं इस टाइम जम्मू के लिए। मैं रायका के बारे में पहले भी 2-3 दफ़ा मीडिया में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने अपने व्यूज़ जो है ना पहले शेयर किए हैं। और जो जम्मू की इंटेलेक्चुअल क्लास है तो वो काफ़ी अवेयर है कि क्या हो रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। बट एक जो कॉमन पॉपुलेशन जो है, सिविल सोसाइटी, उसको अभी इसके लिए जो इसके रिपरकशंस हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसकी अभी तक उनको जो है अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, और अपना जो उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो अभी तक नहीं है। तो आज भी मेरी ओपिनियन वही है जो पहले थी, और बाय प्रोफेशन भी मैं एक कंजर्वेशनिस्ट हूँ। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाऊँगा कि रायका की इम्पॉर्टेंस क्या है। रायका की इम्पॉर्टेंस जो है, ये जो जम्मू शहर की नींव रखी गई है, ये उसी को रिफ्लेक्ट करती है। जो राजा जम्मू लोचन ने इस शहर में वो शेर, वो जो बकरी की कहानी है कि पानी पिया था, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि जानवर भी यहाँ पर जो थे वो को एग्जिस्ट करते थे। तो वो कभी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं यहाँ पर क्रिएट हुई। वो क्यों नहीं हुई कि यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस जो था जम्मू शहर का, जहाँ जम्मू का एरिया जो है, इसका बहुत ही अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस, चाहे वो वाटर था, चाहे हवा थी, चाहे जंगल थे, तो जितने जीव जंतु थे जहाँ पर बड़े अच्छे एमिकेबल, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट जो पूरी होती थी तो वो एक दूसरे को झड़पने की या खाने की कोशिश नहीं करते थे। सो उनकी रिक्वायरमेंट अपनी जो पूरी होती थी। तो ये इसका एक फाउंडेशन है जम्मू शहर की। और ये फाउंडेशन जो उस वक़्त का राजा जम्मू लोचन था, उसकी बड़ी दूरदर्शी थी। उसने ये जगह इतनी अच्छी समझी और यहाँ पर जो था ये जम्मू का शहर जो बसाया। और उसकी क्या ब्यूटी थी जम्मू शहर की। जम्मू शहर जो है ये पहाड़ी इलाके से एकदम क्या है, एक प्लेन एरिया में खुलता है। आप देखिए, अब जब नगरोटा तक पहुँचते हैं, पीछे उधमपुर है, पीछे डूडू बसंतगढ़ है, जहाँ से दरिया तवी निकलता है 160 किलोमीटर का सफ़र करके। तो जब ये नगरोटा से आगे आता है एकदम ये खुलता है, प्लेन एरियाज़ में खुलता है ये। तो ये जो पीछे एक 160 किलोमीटर का सफ़र ये दरिया कवर करता है, तो ये एक किस्म का क्या है, डक्ट है। और ये कूल एयर जो है यहाँ से आती है, पानी तो आता है कूल एरिया। और जो जम्मू शहर को जब जो बाहर आता है, जो खुलता है, तो जो बड़ी अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर उसका ना, ठंडी हवा का यहाँ पर होता है। और यहाँ से प्लेन एरियाज स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे जैसे हमारे राजे महाराजे आए आगे, बाद में काफ़ी पीढ़ियाँ आई, और उसमें महाराजा गुलाब सिंह की पीढ़ियाँ आई। इससे पहले भी काफ़ी डायनेस्टीज़ हो गई। तो उन्होंने इस शहर को बड़े एक प्लान तरीके से बनाया। और इसकी ब्यूटी जो थी, मैंने एक दफ़ा कोशिश करके, आज कोई 3 साल हो गए, सिटीज़ आइडेंटिटी थ्रू आर्किटेक्चर एंड आर्ट, एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था कायरो में। तो मैंने भी अपना पेपर प्रेजेंट किया और वो एक्सेप्ट हुआ वहाँ पर। और जब मैंने उस पेपर को जम्मू सिटी की आइडेंटिटी थ्रू आर्ट एंड आर्किटेक्चर बताई, कहने वो
सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पर के आर्ट और आर्किटेक्चर इंडिजिनस को किया है, और उसमें मैंने एनवायरनमेंट का रोल जो था ना वो बहुत किया। और वहाँ पर मैंने उनको बताया कि ये जो हमारे राजे महाराजा थे, हालांकि इनके एडवाइज़र जो बड़े पढ़े लिखे बाहर के भी होते थे, खासकर डोगरा राज के जो एडवाइज़र्स थे वो फ्रेंच लोग ज़्यादा थे। तो उस वक़्त इस शहर को आने वाले वक्तों में एक अच्छा रखने के लिए उन्होंने बड़े 2 स्टेप लिए। वो क्या स्टेप? जो दरिया तवी है इसका पानी, जम्मू शहर को पीने के लिए पानी जो है उस वक़्त दरिया तवी का ही था, सूर्यपुत्री का ही था। बाद में तो ट्यूबवेल भी आ गए, पर ट्यूबवेल का भी पानी कहाँ से आएगा अगर रिचार्ज नहीं होगा। तो रिचार्जिंग के लिए क्या है कि रेनफॉल अच्छा होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया अच्छा होना चाहिए ताकि पानी ज़मीन में जाए और ताकि आपके जो ट्यूबवेल है वो भी अच्छे चलने शुरू हो जाए। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि इसका पानी सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर चलना चाहिए, दरिया तवी का फ्लडिंग भी कम होती है। तो उन्होंने जम्मू शहर के राइट और लेफ़्ट आप देखेंगे 2 फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, एक है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है बहू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दोनों जो हैं, जिस तरह आपने शुरू में ही कहा, जिस तरह इंसान के बॉडी में लंग्स हैं राइट एंड लेफ़्ट, तो ये समझिए जो हमारा रामनगर रख है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं और जो बहू रख है, ये 2 लंग्स हैं जम्मू की। और जो 2 लंग्स जो हैं, जब तक ये यहाँ पर लोग और गवर्नमेंट इनको संभाल करके रखेगी, ये हेरिटेज है, दिस इज़ आवर नेचुरल हेरिटेज जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए रखी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए रखी है। इसको बचा कर रखेंगे, जम्मू में पानी की कमी नहीं होगी, जम्मू में ठंडी हवा की कमी नहीं होगी, जम्मू में पक्षियों की कमी नहीं होगी, जम्मू में जंगली जानवरों की कमी नहीं होगी, जड़ी बूटियों की कमी नहीं होगी, औषधियों की कमी नहीं होगी। तो इनको संभाल कर रखना जो है, जो हमारी प्रेजेंट पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशनें हैं वो है बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो है सरकार का इसमें योगदान है, क्योंकि ये जो चीज़ें जो संभाली गई हैं ये हेरिटेज है। तो यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नेचुरल हेरिटेज जहाँ जहाँ भी दुनिया में है तो उसको संभाल कर रखी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दे डोंट डिस्टर्ब। तो इसीलिए उन्होंने एक तो है बिल्ट हेरिटेज, जिस तरह हमारी मुबारक मंडी है, इसको संभाल करके रखना है, इसी तरह नेचुरल हेरिटेज। और नेचुरल हेरिटेज का रोल आपने इस कोविड में देखा। कोविड में लोग जब घरों में रहे तो आपने देखा कि ट्रैफिक कम हो गई, पोल्यूशन कम हो गई, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी वो कम हो गई, लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो गई, स्ट्रेस कम हो गया, साइकोलॉजिकल डिजीज़ जो थी वो बंद हो गई इनको। तो लोगों ने खुद ही लिखना शुरू कर दिया, और किसी ने तो वो वायरल हुआ था कि जलंधर से उन्होंने हिमालयाज़ देखे पहली दफ़ा, इतना क्लीन हो गया। सो दिस वाज सच ए स्ट्रांग मैसेज कि अगर आप अपना एनवायरनमेंट संभाल कर रखते हैं, कोई कोविड नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। कोविड तो एक समझिए कि एक कुदरत की तरफ से क्या था, एक मैसेज था कि भाई अगर आप सुधरोगे नहीं तो हमारे पास बाकी टूल्स भी हैं, सो वी कैन यूज़ दी टूल्स आल्सो। अगर इंसान एटम बम कर सकता है तो उन्होंने एटम बम का बाप लाया, क्या नाम था इसका, कोविड का। और कोविड उन्होंने कहा ये एक ही नहीं है कोविड, ये कोरोना वायरस से अपनी फार्म भी चेंज कर सकता है। अगर तो संभल जाओगे ठीक है, अगर नहीं संभलोगे तो ये अपनी फार्म चेंज करके तो वो दोबारा भी उनको जोर लाएगा। तो ये है जो, तो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट और जो लोकल हमारा एनवायरनमेंट है जो जम्मू शहर का, तो इसमें ये इन दोनों का बड़ा रोल मैंने जो बताया रामनगर रख का। और अब मुद्दा आता है आपका हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट पहले मुबारक मंडी में थी, आप जानते हैं इसको, बाकी कोर्ट्स भी थी। तो वहाँ पर इनको पंचतीर्थी से जाना पड़ता था, शहर से जाना पड़ता था, तो वहाँ पर एक्सेस की बड़ी प्रॉब्लम थी और क्राउडिंग बहुत होगी, बिल्डिंग भी डायलेपिडेट। तो उस वक्त भी ये एक्सरसाइज हुई कि इसको शिफ्ट करना है। सो जब शिफ्ट की बात आ गई तो इन्होंने क्या किया, जानीपुर में वो शिफ्ट कर दी। और जानीपुर में भी कौन सा इन्होंने साइड देखा, वो भी उस वक्त भी वो फॉरेस्ट का साइड था, वो ये रख का ही हिस्सा था, जिसको कि ये कहते हैं, क्या नाम है इसका, वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है, तो वो उसके साथ ही जुड़ता है। उस वक्त भी जब ये लोकेट किया, आइडिया ये था कि डीकंजेस्ट किया जाए सिटी को। उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि जानीपुर की रोड जो है इसकी एक्सेस कैसी होगी। इन्होंने सिर्फ उस वक्त क्या देखा कि हमें जगह खुली मिल रही है और बिल्कुल फॉरेस्ट के साथ है, तो लेट अस शिफ्ट दिया।
अगर उस वक्त इन्होंने सोचा होता उसकी एक्सेस का भी, तो शायद जानीपुर सेलेक्ट नहीं होती। एक तो ये था। दूसरा, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था और गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ी उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि अर्बनाइजेशन बड़ी फास्ट रेट से जम्मू में हो रही थी, बहुत फास्ट रेट से। अपनी जो पॉपुलेशन जम्मू की है 3-4 लाख से ज़्यादा नहीं है इंडिजिनस। उस वक्त कोई 6-7 लाख कश्मीरी माइग्रेंट्स आ गए, उसके बाद 5-6 लाख बाकी डिस्ट्रिक्ट से और भी पॉपुलेशन आ गई। तो इस वक्त जम्मू की 12+ के करीब और 13+ के पॉपुलेशन होगी। तो बड़े 15 साल के पीरियड के बीच में ही इतनी जम्मू की एक्सपेंशन हुई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। क्राउडिंग होगी, बहुत क्राउडिंग होगी। अब जो सोचते हैं उसको कि प्लानिंग की जाए, तो इन्होंने उस वक्त ये चीज़ें जो है वो विजुअलाइज नहीं की, और जिसका कि इम्पैक्ट इनको बाद में पड़ गया कि जी जजेस टाइम पर नहीं पहुंचते हैं जी, वहाँ से रश से जाना पड़ता है। इन्होंने सोचा नहीं जी हम वहाँ पर फ्लाईओवर बनाते हैं, वो नहीं हुआ। रोड वाइडनिंग करते हैं, गवर्नमेंट करवा नहीं सकी रोड वाइडनिंग। तो ये क्या, ये एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि कम्प्लेक्स तो अच्छा है और कितनी पैसे खर्चे हैं कम्प्लेक्स के ऊपर, और इतना खूबसूरत बना है वो। सिर्फ एक ही इशू है वहाँ पर कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी दे दी थी इनको जजेस को, हैं, खासकर सिटी वालों को परेशानी नहीं होनी थी। वहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितनी जनरेशन है, बिजनेस कितना है इस कोर्ट की वजह से, एक्टिविटी कितनी है उस एरिया में। और अगर ये कोर्ट शिफ्ट होती है तो वो सारा एरिया जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा, बिज़नेस के लिहाज से भी और एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी। तो एक बड़ा ये कंसर्न जो है उस एरिया में शिफ्टिंग का जो है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी अगर उनको मिल जाती तो ये सारे मसले जो इनके हल हो जाने थे। जजेस ये चाहते थे कि जी हमको नॉन स्टॉप कोर्ट तक जाने का रास्ता होना चाहिए, बट वो ये भूलते हैं कि जजेस आल्सो आर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अगर कहीं पर उनको रुकावट आती है, दे शुड हैव द पेशेंस टू टॉलरेट दैट। उस पर एजिटेट नहीं करना चाहिए उन्होंने, है, जब उन्होंने जाना हो उस वक्त उसको रेगुलेट कर दे, और गवर्नमेंट जो है उनको एक्सेसिबिलिटी दे दे। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी का भी आया, कहने लगे नहीं जी हमको एक्सक्लूसिव एक्सेसिबिलिटी चाहिए। वो कहाँ से? मांडा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से चाहते थे ये कि डायरेक्ट हमको वहाँ से रोड मिल जाए जिसके ऊपर कोई सिविल पॉपुलेशन नहीं जाए। क्या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल है? दिस कैन हैपन इन ए कंट्री जहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट हो, जहाँ कोई डिक्टेटरशिप हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी एसेट्स हैं इस नेशन के, वो सारे शेयर करते हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, ब्यूरोक्रेट है, चाहे जुडिशरी है। यू कैन नॉट हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द एसेट्स। तो उन्होंने कहा, तो वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज थी। शायद वहाँ पर आर्मी भी है, तो आर्मी ने एग्री नहीं किया, नहीं तो वो भी एक और ब्लंडर होने वाला था। ये जब हाई कोर्ट का जब यहाँ पर बना था उस वक्त मैं ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन था, और उस वक्त हमने काफ़ी अपोज करके इनको वहाँ से एक्सेसिबिलिटी भी नहीं दी। हाई कोर्ट बन गया क्योंकि कुछ एरिया जो था वो प्राइवेट था और कुछ जो था फॉरेस्ट का, और उसके आगे हमारा साइल कंजर्वेशन का कम्प्लेक्स है। उस वक्त क्या था, एक्सपेंशन जो मैंने कहा सिटी की हो रही थी, तो जानीपुर रूपनगर में क्या था, एनक्रोचमेंट बहुत फास्ट हो रही थी। वहाँ पर भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर क्या एनक्रोचमेंट होनी शुरू हो गई। तो डिपार्टमेंट ने जो उसका उस वक्त विजडम था, तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि वहाँ पर कुछ ऑफिस बनाते हैं ताकि ये एनक्रोचमेंट बंद हो जाए। पहले हाई कोर्ट बना दी, उन्होंने कहा हाई कोर्ट होगी तो ऊपर जो है एक्सपेंशन बंद हो जाएगी, और एनक्रोचमेंट बंद हो गई उससे, हाई कोर्ट से, एंड दे सक्सीडेड इन दैट। उसके आगे क्या है, SFC का डिपो है। उसके आगे क्या किया गया, SFRI बनाया हमने, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उससे क्या हो गया, वो रूपनगर और ऊपर वाले एरिया की एनक्रोचमेंट बंद। इस वक्त भी मुझे यही लगता है, क्योंकि भटिंडी, रायका, सुंजवा, इधर बहुत एनक्रोचमेंट है। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट, दे हैव नॉट सक्सीडेड टू फुली स्टॉप द एनक्रोचमेंट्स। और रायका में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, और हालांकि वहाँ पर भी उसको रोकने के लिए साइल कंजर्वेशन का ऑफिस बनाया, और उसके सामने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का ऑफिस बना है नरवाल में। मुझे ये लगता है, आई एम नॉट फुली अवेयर, बट मुझे लगता है इंटरनली यही सोच जो है गवर्नमेंट में गई होगी कि एक तो हमारा पर्पज़ हल होगा कि एनक्रोचमेंट बंद होगी अगर हाई कोर्ट को हम जगह दे दें, एंड इट्स ए मैसिव जगह उनको दे रहे हैं। 813 कनाल है, ऑलमोस्ट समझिए 1000 कनाल हो गया, और कुछ भी अगर डालेंगे। सर, इससे क्या पूरा रायका का जंगल खत्म हो जाएगा? हाँ, पूरा नहीं है, ये सिर्फ 813 कनाल्स है। टोटल
टोटल एरिया कितना है? ये बहुत है, पूरा ये बहु सेंचुरी का हिस्सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, आपके बहु फोर्ट से स्टार्ट होती है राइट अप टू सिदरा। और कितने % ट्रीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? ये 813 तो जो कनाल है वहाँ पर तो ये बिल्कुल प्लानिंग करेंगे। ये प्लानिंग करने में जितने भी ट्रीज़ आएंगे, कुछ तो ऑलरेडी खाली जगह है वो, तो कुछ वहाँ पर है प्लांट्स हैं, तो वो तो इन्होंने करने हैं साफ। वहाँ तो वो 813 कनाल तो वो करेंगे। फिर उसके बाद ये पूरी उसकी प्लानिंग करने के बाद फिर दोबारा ये प्लांट्स लगाएंगे वहाँ पर, क्योंकि जितना हाई कोर्ट में देखा है, आपने देखा रोड साइड पर ग्रीन स्पेसिस ये सारी रखनी है। अब इनको 813 कनाल की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब जो उस वक्त जजेस थे, मेरे ख्याल वो रिटायर हो गए हैं, हाई कोर्ट की जो मैडम जज थी, वो ये चाहती थी कि हम क्यों नहीं ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर हमारे रेजिडेंसीज भी हैं, हमको जाना ही नहीं पड़े रोड के। इसलिए ये 813 कनाल में आप ये कोर्ट कम्प्लेक्स भी बनाना चाहते हैं, रेजिडेंशियल प्लेसेस भी बनाना चाहते हैं। यस, सो दैट इज़ एन इशू। हाँ, तो ये इसका मतलब कि ये उनका जो नज़रिया था, तो उन्होंने ये कहा, तो डिपार्टमेंट का नज़रिया है कि ये इनको ले आते हैं, यही रोज़ एनक्रोचमेंट के आर्डर्स भी पास करते हैं, लेट देम सिट देयर। तो उन्होंने क्या कहते हैं, एस्केपिस्ट एक पॉलिसी होती है। सो दिस इज़ एस्केपिस्ट पॉलिसी के प्रोटेक्शन को करना बहुत मुश्किल है, तो इन्हीं को ही उनको लाया जाए, तो फिर जो है शायद जो है एनक्रोचमेंट बंद हो जाए। पर एनक्रोचमेंट बंद नहीं होगी, प्रेशर बहुत है उधर। ये तो अपनी चारदीवारी में तो हिफाजत करेंगे, बाहर थोड़े करेंगे, बाहर तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने ही करना है। तो ये इनकी एक सोच है। दूसरा क्या है, एक्सेसिबिलिटी नेशनल हाईवे के साथ है। ये सोचते हैं कि नेशनल हाईवे के साथ है तो हमें किसी क्राउडिंग एरिया लाइक जानीपुर हमको जाना नहीं पड़ेगा। पर ये भी ये भूलते हैं कि जब हाई कोर्ट बन गई तो वैसी ही क्राउडिंग उधर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सारी पॉपुलेशन उसी साइड जाएगी, क्राउडिंग हो जाएगी। आप देखिए गाड़ियाँ कितनी हैं एडवोकेट्स की, और है, और भी बिजनेस भी आएगा, तो ये सारे उधर शिफ्ट होंगे। सो ये एक इनकी सोच है। हाँ, वो कहते हैं मेरा घर साफ रखो, दूसरे का घर गंदा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो यही हाई कोर्ट की सोच है कि हम अपना घर तो संभाल लेंगे, जो चारदीवारी होगी बाहर का क्या होगा हमको क्या लेना देना है। उसके लिए कोर्ट ऑर्डर पास कर देंगे कि जी दरिया तवी से सैंड और स्टोन नहीं निकलना चाहिए। बट दे नेवर थॉट कि अगर सैंड स्टोन नहीं निकलना चाहिए, ये लोग क्या करेंगे, वेयर दे विल गो। दे शुड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ कंटेंड हो, कि वो तो बंद करते हो पर अल्टरनेटिव दे दो पब्लिक के लिए। हैं 1000 की ट्राली सैंड की इस वक्त 4500 रुपये की बिक रही है, लोग तो मर गए। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये इन टोटलिटी नहीं सोचते हैं, इन टोटलिटी करना क्या है। तो ये है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका यही है कि एक जो प्रोटेक्टर है एनवायरनमेंट का, जुडिशरी डिपार्टमेंट तो है ही है, तो उन्होंने अगर वही ही ऐसे स्टेप्स लेंगे तो वो अगर कल को एनवायरनमेंट के बारे में कोई ऑर्डर्स पास करते हैं, उसकी लोगों के नज़र में वैसी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। वो कहेंगे ये खुद ही वायलेटर्स हैं, जो प्रोटेक्टर है, तो हमें क्या ऑर्डर ये पास करते रहेंगे। तो ये एक इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। दूसरा नेगेटिव है कि इस एरिया में अगर आज यहाँ हाई कोर्ट बनती है, कल को वही एक्सक्यूज़ लेकर के और वही कोर्ट से ऑर्डर भी लेकर के प्राइवेट पार्टियाँ भी और बाकी भी जो, अब जैसे इन्होंने कहा कि बहुत से बाहर के आउटसाइडर एजेंसी यहाँ पर आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस एरिया में ये दे दे जगह, कि ये जगह खाली है तो हमको दे दे। तो उससे क्या होगा कि ये बहु रख जो है ये बहुत ख़तरे के करार पर आ जाएगी और इसको जो प्रोटेक्ट करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देखिए कि हाई कोर्ट ने कितने ऑर्डर दिए हैं, क्या ये रुक गया है? तभी के किनारे पर इन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट बंद करो और जितने इंक्रोचर्स हैं उनको बाहर निकालो। आज तक एक इंक्रोचर नहीं निकाल सके जे, तभी बैंक्स के महामाया से लेकर सिदरा तक रोड साइड के नीचे, तो वो तो अर्बनाइज हो गया इनका, हालांकि वो भी बोफोर्ड का हिस्सा ही था। अब रोड साइड के ऊपर रहा है, और रोड साइड के ऊपर क्या है, वहाँ पर जितनी भी हैं ट्राइबल बस्तियाँ हैं, वो सारी ट्राइबल बस्ती हैं, तो वो टेम्परेरी वहाँ पर बसे हुए थे, उनके हैबिटेट्स महाराजा के टाइम में, उनके परमानेंट नहीं थे वहाँ पर। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो उन सभी को वहाँ पर परमानेंट सेटल कर देगा हायर अप। तो जब वो भी सेटल हो गए, इधर से हाई कोर्ट भी हो गया, उधर से आपका मेडिकल कॉलेज भी बना है सिदरा में, फिर उसके आगे इम्पाका भी है, तो यही एक्सक्यूज़ लेकर के तो ये सारा एरिया जो है ये तो अर्बनाइज हो जाएगा। तो आपका एक लंग तो ख़त्म हो गया,
फिर रामनगर ही रामनगर बची। तो अगर एक लंग आपका ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ट्रांसप्लांट कर सके इसको, हैं। और एक दफ़ा जो हम कंडी एरिया में रहते हैं, ये लोग भूलते हैं, कंडी एरिया जो है एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाए, इसको रिहेबिलिटेट करना बड़ा मुश्किल है। इसको पत्थरों का शहर भी कहते हैं। और पत्थर के ऊपर पेड़ लगाना जो है ये कुदरती ही लगा सकती है, इंसान का लगाना जो है बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी हम देखेंगे उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है। जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं वो हमें इस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज जो है हमें फेस करने पड़ते हैं, हमें इस तरीके से रिवर्ट करती है। अब जैसे आपने रायका में कहा 813 किनाल जमीन पे जो है हाई कोर्ट बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसे वहां पे वो बन जाएगा तो फिर और भी प्राइवेट पार्टीज जो है आएंगी, अर्बनाइजेशन होगी, तो एक लंग पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या हम जम्मू के लोगों को रेडी रहना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेज नेचर के फेस करने के लिए? देखिए, ये तो हम जैसे कि हम क्या कहते हैं, कमिटेड कंजर्वेशनिस्ट हैं। मेरी तरह और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसी तरह हम तवी के बारे में भी काफ़ी अब NGO भी काम कर रहे हैं, तवी आंदोलन भी है, दोनों के बारे में तो लोगों को जो है वार्निंग दे रहे हैं। अब और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं और लोगों को ये फेस करना पड़ेगा इनको, और ख़ास करके इनको हवा के लिहाज से, पोल्यूशन के लिहाज से, फिर बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, जंगलों के पेड़ पौधों के लिहाज से, पक्षियों के लिहाज से, हर एक के लिहाज से क्या है, इनको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस वक़्त फिर ऐसा वक्त आएगा दे कैन नॉट सेव देमसेल्व्स। और इसकी मैं मिसाल देना चाहता हूँ, और ये मैंने टीवी के ऊपर कहा, बहुत से कम लोगों को पता है। दुनिया में एक कंट्री है जिसमें कि पानी जो है ख़त्म हो गया है। डू यू नो दैट देयर इज़ वन कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें मॉडर्न टाइम्स में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड दैट इज़ यमन। यमन में इस वक्त एक तो उनका अपना क्राइसिस है, पर उस क्राइसिस के पीछे बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पर वाटर कन्फ्लिक्ट है। कम्युनिटीज़ को एक दूसरे को ख़त्म कर दिया जा रहा है, पानी की नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, पानी बाहर से आ रहा है। एक बाटल के लिए मेरे ख्याल 1000 आदमी वहाँ पर जो है उसके ऊपर झपटता है, बिल्कुल पानी। आप कभी गूगल में जाना और वहाँ पर देखना, यमन में बिल्कुल पानी जो है ख़त्म हो गया, अंडरग्राउंड भी ख़त्म हो गया, ऊपर से ख़त्म। सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए सिचुएशन है। अगर आप ये रामनगर बहू को जो ख़त्म करते हैं, आपको रिवर तवी में पानी जो है रिचार्जिंग के लिए नहीं होगा, ड्रिंकिंग के लिए पानी की बड़ी शार्टेज आएगी, ट्यूबवेल्स के लिए रिचार्जिंग के लिए पानी की बड़ी शार्टेज आपको आ जाएगी। तो हर लिहाज से क्या है कि लोगों को ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे फिर ये जितना मर्जी पैसा खर्चे, गवर्नमेंट जितना मर्जी ये पैसा खर्चे, ये उसको जो है रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हैं। जो नेचर लगाता है उसे हम नहीं कर सकते, जो नेचर का काम ना नेचर जो है ये एक मल्टी स्किल्ड मल्टी फंक्शनल, मैं इसको कहता हूँ, ये एक इंस्टीट्यूशन है नेचर, जिसको समझने के लिए साइंसदान अभी तक लगे हुए हैं। कई चीज़ों को पता लगा है, कई चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता इनको लगा है। तो ये खोज कर रहे हैं, पर नेचर को समझना और उसको वैसे रखना जो है, ये हमारी पुरानी सभ्यता में उनको पता था इसका। ये चीज़ें बड़े कूट कूट करके भरी गई हैं। और उसका उदाहरण क्या है, क्योंकि नेचर में ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। और तपस्या क्या है, ईश्वर का नाम तो लेते थे, तपस्या यही है कि उन्होंने नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जड़ी बूटियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, पानी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ग्लेशियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, हर एक चीज़ को। तो उन्होंने वो करके अंडरस्टैंड करके जो उनके एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदुस्तान में खासकर, और समझिए कि विश्व में, उन्होंने 4 वेद लिखे। और 4 वेद में जितना भी आपका नेचर का और साइंटिफिक नॉलेज है उसमें कूट कूट करके भरा गया। और उन्होंने इंसान को शुरू में ही कहा कि आप 5 तत्व के बने हो। तो वो 5 तत्व क्या है, दैट इज़ ए नेचर, धरती, आग, पानी, आकाश, है कि नहीं। कहते हैं 5 तत्व से इंसान बनता है, तो 5 तत्व में ही समा जाता है, मरने के बाद यहीं पर छोड़ करके जाता है। इससे ज़्यादा और क्या सबक देना है। आपके पास हर एक चीज़ है, लोग पढ़ें लिखें उसके ऊपर अमल करें, हर एक चीज़ आपको बताई गई है। आपके
त्योहारों में नेचर का ज्ञान है, शादी ब्याह में नेचर का ज्ञान है। आपका किचन, आप हैरान रहेंगे, योर किचन इज़ ए फार्मेसी। मानते हो इस चीज़ को? जब ये कोरोना आया तो आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन आई? जिंजर। आई उससे? आई नहीं? काढ़ा पियो, ये करो, वो करो। ये चीज़ें तो घरों में होती थी। जुकाम होता था, घर के बुजुर्ग जानी काढ़ा देती थी, हैं। लाची दालचीनी की आप चाय पीते हैं, काले मिर्च और वो लौंग आप अदरवाइज खाते हैं। जितनी स्पाइसेस है। सो दिस इज़ ए फार्मेसी। एंड हाउस लेडी जो है वो एक फार्मासिस्ट है, उसको पता है। तो ये ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आया है, और ये साइंटिफिक ज्ञान है। दिस इज़ ए साइंटिफिक, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें रख करके गए हैं, इसको समझना है। तुलसी को घर में लगाने के लिए ये नहीं था कि जो उसमें कोई ईश्वर की मूर्ति नज़र आ रही है, पर उसको ईश्वर के समान माना गया, क्योंकि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और लाइफ सेविंग के लिए, तो आप क्या कहते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा पेड़ आपको घर में दे दिया। जो साधु संत लोग थे, उन्होंने कहा तुलसी एक ऐसी चीज़ है, आप इसको घर में लगाओ, और ये पूजा तुल्य है। क्यों है पूजा तुल्य? क्या आपकी मैक्सिमम बीमारियाँ ये ठीक करती है। हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसमें। हर एक चीज़ है, कैंसर से लेकर के सिर दर्द से लेकर के कुछ भी है। तुलसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो उसको आपके घर में पहुंचा दिया। उन्होंने कहा जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप रखो। और इसे मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, पर मैंने ये मोटी मोटी मिसालें आपको दे रहा हूँ। तो ये इसीलिए क्या है कि कोई भी अब जो डिसास्टर्स हो रहे हैं, जिस तरह आपने ग्लेशियर का मेंशन किया, सुनामीज़ हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स हो रहे हैं, तो दिस इज़ ए रिजल्ट ऑफ बैड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की ये बैड मैनेजमेंट है। अगर एनवायरनमेंट की अच्छी मैनेजमेंट हो तो ऐसी चीज़ें होने का कोई कारण ही नहीं है, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और ये जो ग्लेशियर की आपने बात की, तो मुझे याद आता है, ये 70s की बात है, जब सुंदरलाल बहुगुणा उसने अपनी एजिटेशन चमोली में शुरू की, जिसका कि आजकल बड़ा मेंशन हो रहा है चमोली का, और श्रीनगर जो है हेडक्वार्टर है। वहाँ पर ही जब सुंदरलाल बहुगुणा ने ये एजिटेशन शुरू की चिपको की, और उसी में एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ खड़ी हुई अलकनंदा वैली में, जिसका अभी भी बड़ा जिक्र आ रहा है। तो मुझे याद आता है 70 में गया था चमोली में, तो हम उस वक़्त 3-4 यहाँ से जम्मू से गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने नई नई एजिटेशन शुरू की थी, उसमें मैं गया था। बलराजपुरी आपने नाम सुना होगा, वो भी हमारे साथ गए थे। तो एक शराब साहब थे, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हुए हैं। हम 3 आदमी यहाँ से गए थे, तो हमने उनके साथ ज्वाइन किया वहाँ पर उस वक्त। तो उस वक्त मैं हैरान रहा कि वहाँ पर जो औरतें थी, तो वो पेड़ों के साथ वो चिपक गई, और उन्होंने ठेकेदारों को पेड़ नहीं काटने दिए, गवर्नमेंट को। वहाँ पर इतनी फैलिंग हो गई थी अलकनंदा वैली में, और जितो साइड की वैलीज थी, कि उस वक़्त गंगा में जहाँ अलकनंदा जुड़ती है इतना गंदा पानी आता था कि सिर्फ वहाँ से मिट्टी ही मिट्टी आती। तो उन्होंने उस वक़्त फिर ये सारी फैलिंग्स बंद करवाई, और उसका रिज़ल्ट देखिए आहिस्ता आहिस्ता तब भी हुआ। और अब देखिए ये ग्लेशियर जो है वो पिघल कर जो फ्लड की शक्ल ले ली उसने। ये कारण वही है, क्योंकि ग्लेशियर जब बर्फ़ या एवालांचेस ये तो पड़ती रहती हैं, बर्फ़ पड़ती रहती है सर्दियों में, पर इनको रोकने के लिए क्या है, जंगल जो है एक बफर का काम करते हैं। अगर ग्लेशियर चलता है तो जो ट्रीज़ जो होते हैं वो एंकर करते हैं, वो उसको रोकते हैं, टूट जाता है वो। इसी तरह ग्लेशियर होगा, थोड़ी दूर तक चलेगा, आगे जब जंगल आएगा वो रुक जाता है, थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। पर जब होगा ही नहीं कुछ भी, रास्ते में रोकने के लिए कोई स्पीड ब्रेकर, वो तो चलता ही जाएगा। वो तो पूछेगा हरिद्वार ऋषिकेश तो पहुंचना है, उसने तो नीचे डाउन स्ट्रीम उसने डैमेजेस तो करने ही करने हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, और ख़ासकर ये फॉरेस्ट का बड़ा रोल है। और माउंटेन्स जो है, हमारे हिमालयस जो है ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, ये रिसेंट ओरिजिन है हिमालयस का, जियोलॉजिकली स्पीकिंग। रिसेंट होने की वजह से क्या है कि जो स्टेबलाइज नहीं हुए हैं, जिस तरह साउथ इंडिया के जो पहाड़ हैं वो गोंडवाना लैंड के हैं, वो बड़ी पक्की रॉक्स हैं वहाँ पर, वो बड़े मैच्योर पहाड़ हैं। हमारा जो है यंग है, ये इसमें सेडिमेंटेशन बहुत है। आपने देखा नासरी जो है चलती रहती है, मलोरी पस्सी चलती रहती है, और भी बड़ी जगह जो चलती हैं। फिर सडला गांव था, क्या था ये यहाँ पर क्या नाम है इसका, उधमपुर में जो हुआ था, लैंडस्लाइड गई थी और पूरा विलेज चला गया था। तो ये सारे उसी के कारण हैं कि ये बड़ा फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम है, और ये अभी स्टेबलाइज हो रहे हैं।
आहिस्ता आहिस्ता इसमें लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, नेचुरल भी कैलेमिटीज़ आती हैं, पर मैन मेड कैलेमिटी जो है ना वो उसको एक्सपेडाइट करती हैं। और वो एक्सपेडाइट करने से क्या है कि ये ऐसे जो है जिसको डिसास्टर्स कहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो आती हैं, और इसमें ह्यूमन ट्रेजिडीज़ भी होती हैं, इसमें नेचुरल ट्रेजिडीज़ भी होती हैं, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक लॉस होता है। देखिए कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ। आपके 2 डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और दूसरा जो है, दोनों डैमेज हो गए, तो कितना डैमेज हुआ। तो मैं यही बैकग्राउंड को देख करके मैं एक JNK गवर्नमेंट जो है और जहाँ की सिविल सोसाइटी है उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस वक्त बड़ा प्रेशर है रिवर चिनाब के ऊपर। सीरीज़ ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वो सीरीज़ ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स पहले आपने रामबन के पास बनाया, फिर आपने किश्तवाड़ के पास बनाया, फिर किश्तवाड़ के ऊपर जा कर के बनाया, अब उसके ऊपर भी 3 डैम बन रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये भी क्या है, ये ग्लेशियर्स को टच करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा दरिया है और इतने लंबे सफ़र में हैं 5-6 डैम आ रहे हैं। इसी तरह जिस तरह ये अभी ग्लेशियर का उत्तराखंड में हुआ, अगर अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ऊपर वाला डैम है बन रहा है इस वक्त मड़वा वाड़वन उधर पाडर की साइड पर, और ग्लेशियर से उसको डैमेज अगर हो जाता है तो वो अपने साथ नीचे वाले 4-5 डैम वो भी तबाह करेगा। और आप सोच सकते हैं कि जब ये अखनूर पहुंचेगा है आगे क्या हालत करेगा मैदानी इलाके में। इतनी डिवास्टेशन होगी, इतनी डिवास्टेशन होगी कि सोच नहीं सकता आदमी, इतनी डिवास्टेशन होगी। मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। मैं कॉरपोरेशन में भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ। ये 19 शायद 89-90 की बात है कि बहुत फ्लड आया था उस वक्त सितंबर के महीने में। हमारे पीछे टिम्बर आती थी, तो इतना फ्लड आया कि वो सारी टिम्बर जो थी किश्तवाड़ के नीचे जो थी वो सारी जो थी वो फंस गई। कोई 40-45 लाख के करीब स्लीपर्स थे, हम उनको निकाल नहीं सके। उस बारिश की वजह से क्या हो गया कि पीछे बड़े ज़ोर से यही हो गया कि कहीं पर पीछे पानी फटा और वो इतने प्रेशर से आया कि वो सारी टिम्बर जो थी वो निकल गई वहाँ से, और वो निकली और उसने इतनी डिवास्टेशन की, आप सोच नहीं सकते हो कितनी डिवास्टेशन उसने ठाठरी, रामबन, फिर नीचे आकर के अखनूर में की। और अखनूर में आकर के डैम पर उस वक्त सारा डैम ऊपर से जो था उस टिम्बर से जो था चौक हो गया था, और बहुत सी टिम्बर वहाँ से बाहर निकल गई। ये इतनी डिवास्टेशन, आप सोच सकते हैं एक तो पानी और दूसरा टिम्बर से कितना प्रेशर होगा। और उस साल बड़ा कुदरती क्या हो गया, सलाल डैम जो था वो बच गया, अगर नहीं वो बचता उस साल भी नुकसान होना था। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। डेवलपमेंट भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अपने पैरामीटर्स हैं, आप उनको रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं उसको तोल सकते। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उनको रेगुलेट कर सकते हैं, पर उनको आप डिक्टेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिक्टेट। आप कहेंगे नहीं हवा मेरी मर्जी से चलनी चाहिए, हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज मेरी मर्जी से होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मेरी मर्जी से होनी चाहिए, दैट कैन नॉट हैपन। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ पौधों से आनी है, अगर पौधे नहीं होंगे आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या करेंगे। आप कहेंगे नहीं जी पानी मेरी मर्जी से होना चाहिए, मैं दरिया चिनाब का पानी लाऊंगा, है ना प्लान। यहाँ पर प्लान है कि जम्मू में अगर पानी खत्म हो जाएगा दरिया चिनाब से लाएंगे, अगर दरिया चिनाब में नहीं रहा फिर कहाँ से लाओगे। सो एक होता है डिक्टेट करना, एक होता है नेचुरल चीज़ होती है। तो हमको नेचर के साथ चलना है। वी हैव टू बी फ्रेंडली विद द नेचर, वी हैव टू बी फ्रेंडली विद द एनवायरनमेंट। इफ़ वी आर नॉट फ्रेंडली विद द एनवायरनमेंट एंड नेचर जो है और एनवायरनमेंट जो है, इट इज़ एज गुड एनिमी एज एनी अदर एनिमी, और ये वर्स्ट एनिमी है। ये फिर अपने आप को संभालता है। पॉपुलेशन इज़ एन एग्जाम्पल कि 1971 में एक वर्ल्ड वॉच की और WWF की एक्सरसाइज हुई है कि उन्होंने कहा कि धरती के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसको सस्टेन करने के लिए 71 की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज द लेवल। अब देखिए 71 से हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और सिर्फ इंडिया के ही पॉपुलेशन कितनी है, 1.3 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन के करीब हो गई है। इट इज़ अनसस्टेनेबल। आपको लैंड चाहिए, आपको पानी चाहिए,
आपको हाउसिंग के लिए स्पेसिस चाहिए, हर एक चीज़ के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चाहिए, तो कहाँ से आएंगे हैं? तो फिर नेचर जो है उसको बैलेंस रखने के लिए यही करेगी, कोरोना लाएगी, सुनामी लाएगी, मास स्केल डेथ्स हो जाएंगे। और दिस हैज़ हैपेंड इन पास्ट आल्सो। प्लेग आ गए, कितना कुछ आ गया, डेजर्ट्स बन गए, तो पॉपुलेशन जो थी बिल्कुल लेवल पर आ गई। कितनी प्रॉस्परस पॉपुलेशंस थी, इजिप्शियन पॉपुलेशन, मेसोपोटामिया, कितनी पॉपुलेशन थी, हैं बेबीलोन, कितने थे, ख़त्म हो गए। नेचर ने बिल्कुल उनको समेट के रख दिया, कारण कोई भी रहा, चाहे लड़ाई कारण हो गया तो चाहे नेचर ने अपना तौर तरीका संभाला। तो ये मेरा कहने का है कि ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा ग्लेशियर का है, रायका वुड बी अनदर एग्जांपल स्टार्टिंग, तो इनको सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट और